नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स। आपके साथ मैं हूं परवीन शेख। आपको बताएंगे क्यों मौलानाओं के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंचे बीजेपी नेता, क्यों वोट जिहाद पर मचा है सियासी घमासान, कैसे अमित शाह ने निकाल दी उद्धव की हेकड़ी, क्यों आदित्य ठाकरे ने शिंदे गुट को दी धमकी और कैसे चुनाव प्रचार में आगे निकले शरद पवार। इसके अलावा जानेंगे कौन किसकी बढ़ा रहा है टेंशन, कौन किसे दे रहा है चुनौती। साथ ही आपको इन सभी खबरों से कराएंगे रूबरू। लेकिन तमाम बड़ी खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं महाराष्ट्र की टॉप हेडलाइंस पर। मौलानाओं को धमकी देना पड़ा भारी, मामला पहुंचा चुनाव आयोग। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता ने कहा था, जो मुसलमान बीजेपी को वोट देगा हम उसका बहिष्कार करेंगे। महाविकास आघाड़ी के सुर में सुर मिलाते मौलाना मस्जिदों में कर रहे हैं खुला प्रचार। महाराष्ट्र में वोट जिहाद पर तेज हुई सियासत। चुनावी रैली में अमित शाह ने उद्धव पर बोला जोरदार हमला। शाह बोले, वोट के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति, शर्म से डूब मरना चाहिए। चुनाव प्रचार में आदित्य ठाकरे के बिगड़े बोल, कहा जो शिवसेना कार्यकर्ता को धमका रहे हैं, जीत के बाद उन्हें बर्फ की सिल्ली पर सुलाया जाएगा। चुनाव प्रचार में सबसे आगे निकले शरद पवार, शिंदे, उद्धव और फडणवीस को पछाड़ा। हर रोज 7 से 8 रैलियों को कर रहे हैं संबोधित। खबरों में सबसे पहले बात मौलानाओं की धमकी की। बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को खत लिखकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना खलील उर रहमान सज्जाद नुमानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने नुमानी पर आचार संहिता का उल्लंघन का आरोप लगाया। उन्होंने अपने खत में लिखा है, हम यहाँ भाषण मुस्लिम समुदाय से अपील संलग्न कर रहे हैं, जिसमें धार्मिक कट्टरता के नाम पर मुसलमानों को भड़काया गया है और भाजपा को वोट देने वाले मुसलमानों के सामाजिक बहिष्कार का आह्वान किया गया है। भाषण सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से वायरल किया गया है। खत में उन्होंने आगे लिखा कि मौलाना मुसलमानों से उन मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए कह रहे हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी ने अपने भाषण में कहा, ऐसे लोगों से सलाम ठोकना चाहिए जो मस्जिदों को वोट देने के साथ दे रहे हों। कह दो हमारा नाम अब मुसलमानों का नाम नहीं है, हम आज से गुलाम हैं। मौलाना सज्जाद नुमानी ने एक दूसरे भाषण में मुसलमानों से वोट जिहाद की भी अपील की है और इसके साथ ही कार्रवाई करने का भी अनुरोध किया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में महाविकास आघाड़ी को समर्थन देने का ऐलान नुमानी पहले ही कर चुके हैं। सज्जाद नुमानी ने कहा है कि वो महाविकास आघाड़ी के 269 उम्मीदवारों का समर्थन करेंगे और अपने लोगों से कहेंगे कि उनको वोट दें। उन्होंने कहा कि 117 प्रत्याशी जो मराठा और ओबीसी समाज से आते हैं उन्हें हमारा समर्थन है। इसके अलावा 23 मुस्लिम उम्मीदवारों को भी हमारा समर्थन रहेगा। किरीट सोमैया चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी की बात लगातार कर रहे हैं। उन्होंने 11 नवंबर को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि सिर्फ 4 दिन में 125 करोड़ से ज्यादा रकम कुछ अकाउंट में जमा की गई है। उन्होंने कुछ सबूत भी दिए थे और अपनी बात को साफ तौर पर कहा था। उन्होंने कहा था कि मालेगांव में सिराज अहमद और मोइन खान नाम के शख्स ने मिलकर 2 दर्जन बेनामी अकाउंट्स एक कोऑपरेटिव बैंक में खोले हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश समेत अलग अलग राज्यों में मौजूद ब्रांचों से इन बेनामी अकाउंट में पैसा भेजा गया है। बीजेपी नेता के इस दावे के बाद ही ईडी ने एक्शन लिया था और कई जगह पर ताबड़तोड़ छापेमारी की थी, जहां पर कई दस्तावेज भी बरामद किए गए थे। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात वोट जिहाद की। वोट जिहाद को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। मौलाना इस पर पब्लिक में सफाई भी दे रहे हैं, लेकिन अब मस्जिदों से ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें ये मौलाना महाविकास आघाड़ी के समर्थन में वोट डालने की अपील मुस्लिम समुदाय से करते देखे जा रहे हैं। ऐसे ही एक वीडियो में मौलाना अरशद मदनी के भतीजे मौलाना सैयद हसन मदनी का भी वीडियो सामने आया है, जहां पर मस्जिदों से मौलाना खुल्लम खुल्ला प्रचार करते दिख रहे हैं। धर्म की आड़ में मौलाना राजनीतिक तकरीरें कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ मुसलमानों को एकजुट करने की कोशिश महाराष्ट्र में काफी तेज हो चुकी है और इसी कड़ी में मौलाना सैयद हसन मदनी जुमे के दिन खुलेआम मस्जिदों में तकरीर दे रहे हैं। वीडियो में हसन मदनी कह रहे हैं, उन्हें बतलाना होगा कि हम मरे नहीं हैं, जिंदा हैं। वहीं हम हमारे आका के ऊपर उंगली उठाओगे, हम इसको किसी भी कीमत पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं हैं। ना हम किसी के धर्म गुरुओं के ऊपर उंगली उठाते हैं और ना ही हम नहीं चाहते कि कोई हमारे धर्म गुरु पर उंगली उठाए।
महाराष्ट्र में वोटिंग 20 नवंबर को होने वाली है, जबकि नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। 18 नवंबर की शाम तक ही प्रचार किया जाएगा। ऐसे में सभी राजनीतिक दल मैदान में अपनी ताकत झोंके हुए हैं। इस बीच हर पार्टी अपना जोर लगा रही है, तो मुस्लिम मौलाना ब्रिगेड भी काफी एक्टिव हो गया है। महायुति को हराने के लिए मस्जिदों में खुलेआम मौलाना महाविकास अघाड़ी को वोट देने की अपील कर रहे हैं और जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर जो वीडियो सामने आए हैं वो इस ओर साफ तौर पर इशारा कर रहे हैं कि सभी जो पूरा मुस्लिम समुदाय है उसे एकजुट करने की अपील की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात अमित शाह की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के अपने चुनावी दौरे के दौरान उद्धव ठाकरे पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उद्धव को शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि उन्होंने वोट के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति की है। शाह ने यह भी कहा कि बीजेपी वक्फ कानून में संशोधन करने के लिए दृढ़ संकल्पित है, चाहे कितना भी विरोध क्यों ना हो। उन्होंने राहुल गांधी पर भी हमला बोला और कहा कि कांग्रेस अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटें मुसलमानों को देना चाहती है। शुक्रवार को यवतमाल जिले के उमरखेड़ा में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, उद्धव ने अयोध्या में राम मंदिर जाने से इनकार कर दिया, लेकिन मस्जिदों के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए देने पर सहमत हुए। शाह ने कहा कि उद्धव बाबू, एक तरफ आप अयोध्या में राम मंदिर नहीं गए और दूसरी तरफ आप मस्जिदों के निर्माण के लिए 1000 करोड़ रुपए देने को तैयार हो। शाह ने औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदलने का विरोध करने के लिए भी उद्धव ठाकरे पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि असली शिवसेना अब बीजेपी के साथ है, आपकी पार्टी सिर्फ यूबीटी सेना है। केंद्रीय मंत्री ने इसके बाद कांग्रेस पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि वो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित सीटें मुसलमानों को देना चाहती है। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज के महाराष्ट्र में मुसलमानों को कभी आरक्षण नहीं मिलेगा। इसके साथ ही अमित शाह ने राहुल गांधी को भी आईना दिखाया। शाह ने दावा किया है कि बीजेपी का वादों को पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड बेदाग है। उन्होंने कहा कि लाड़की बहन योजना एक शानदार सफलता है और हमारी योजना चुनाव के बाद इसके फायदों को बढ़ाने पर जोर देंगे। गांधी परिवार पर तंज कसते हुए शाह ने कहा, राहुल का राजनीतिक करियर उड़ान नहीं भर पाया है। राहुल नाम का एक हवाई जहाज 20 बार दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। सोनिया जी 21वीं बार इसे उड़ाने में मदद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मुझे लगता है कि यह नागपुर हवाई अड्डे पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। अब बात आदित्य ठाकरे के बिगड़े बोल की। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सियासी तपिश काफी बढ़ चुकी है। इसके साथ ही नेताओं की बदजुबानी भी तेज हो गई है। सभी नेता एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि चुनाव के दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं को धमकाने वालों को बर्फ की सिल्ली पर सुलाया जाएगा। महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्र दापोली में बात करते हुए उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता रामदास कदम और उनके विधायक बेटे विधायक योगेश कदम को गद्दार करार दिया। आदित्य ठाकरे ने कहा, ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो कोई भी आपको यानी कि शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं को धमकाएगा उसे बर्फ की सिल्ली पर सुलाओ। हमारी सरकार बनने वाली है। विधान परिषद में पूर्व नेता प्रतिपक्ष रामदास कदम ने आदित्य ठाकरे के बयान पर पलटवार किया है। रामदास कदम ने कहा, जब वो एक ही पार्टी में थे तो उनका बेटा आदित्य ठाकरे का दोस्त था, लेकिन बाद में आदित्य ने दापोली में उनके करीबी लोगों को निष्कासित कर दिया। रामदास कदम ने दावा किया है कि स्थानीय विधायक होने के बावजूद योगेश को दापोली नगर विधान परिषद चुनावों के दौरान दरकिनार कर दिया गया। रामदास कदम ने यह भी कहा कि आदित्य ठाकरे ही गद्दार थे, क्योंकि उन्होंने उनका मंत्रालय छीन लिया था। रामदास कदम देवेंद्र फडणवीस सरकार में पर्यावरण मंत्री थे, लेकिन उन्हें बाद में उद्धव ठाकरे की नेतृत्व वाली सरकार में जगह नहीं मिली थी। आदित्य अपने पिता की सरकार में पर्यावरण मंत्री थे। साल 2022 में शिवसेना के बंटवारे के बाद कदम एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले गुट के साथ चले गए थे। खबरों के आखिर में बात शरद पवार की। 84 साल के शरद पवार ने रैली करने के मामले में महाराष्ट्र के सभी दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, नाना पटोले और उद्धव ठाकरे के मुकाबले शरद पवार हर दिन 1.5 गुना ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। पवार की रैलियों में संख्या महाराष्ट्र की सियासत में अब चर्चा का विषय बन चुकी है। कहा जा रहा है कि अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे शरद पवार महाराष्ट्र के दंगल में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए हर रोज सबसे ज्यादा रैलियां कर रहे हैं। 84 साल के शरद पवार महाराष्ट्र चुनाव में औसतन 7 रैलियां कर रहे हैं। पवार एनसीपी उम्मीदवारों के साथ साथ कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवारों के लिए भी रैलियां कर रहे हैं। पवार अपनी रैली में महाराष्ट्र के बेहतर भविष्य को मुख्य मुद्दा बना रहे हैं। शिवसेना यूबीटी के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे हर रोज 4 रैलियां कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि बीमारी की वजह से उद्धव दिन में सिर्फ 4 ही रैलियां कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र बीजेपी के सबसे बड़े नेता देवेंद्र फडणवीस भी हर रोज औसतन 4 रैलियां कर रहे हैं और जबकि एकनाथ शिंदे भी 4 रैलियां ही कर रहे हैं।
14 नवंबर को एकनाथ शिंदे ने पीएम मोदी के साथ छत्रपति संभाजीनगर और दादर की रैली में वो शामिल हुए। इसके अलावा शिंदे ने 2 रैली मिलिंद देवड़ा के समर्थन में की। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी हर रोज 4 रैलियां ही कर रहे हैं। 14 नवंबर को मुंडीकोटा, महागांव, बोंडगांव देवी और अर्जुन में उन्होंने रैली की। नाना ज्यादातर रैलियां विदर्भ इलाके में कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस का सीधा मुकाबला बीजेपी से है। महाराष्ट्र के क्षेत्रीय छत्रपों को छोड़ दिया जाए तो कांग्रेस के सचिन पायलट, कन्हैया कुमार और इमरान प्रतापगढ़ी की भी खूब डिमांड है। एनसीपी में शरद पवार, रोहित पवार भी जमकर रैलियां कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य की भी हर रोज औसतन 3 से 4 रैलियां हो रही हैं। और यहां पर अगर राष्ट्रीय नेताओं की बात की जाए, पिछले 2 से 3 दिन में अमित शाह और पीएम मोदी की महाराष्ट्र में लगातार रैलियां हुई हैं। अमित शाह ने 3 तो नरेंद्र मोदी ने औसतन 2 रैलियां महाराष्ट्र में की हैं। राहुल गांधी और खड़गे कांग्रेस की तरफ से मोर्चा संभाल रहे हैं। राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो उनकी रैलियां सबसे कम है, लेकिन रैलियों के मामले में सबसे आगे अगर कोई नजर आ रहा है तो वो 84 साल के शरद पवार नजर आ रहे हैं, जिनकी खूब चर्चा हो रही है। तो महाराष्ट्र फाइल्स में खबरों का सिलसिला यहीं खत्म करते हैं। बाकी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए कैपिटल टीवी के साथ। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।